Hello everyone. Yesterday I had explained BANS 184 Public Health and Epidemiology. In yesterday lessons I had explained epidemiology and its types. In today's video I'll be explaining public health and some important topics because we have very less time to complete our syllabus. So on that I have to let you know only some important topics. So let us start with our new topic. सो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ पब्लिक हेल्थ. सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वी विल स्टार्ट आर न्यू टॉपिक पब्लिक हेल्थ. आई होप इज़ दिस विजिबल टू यू. तो public health is also very important in examination point of view. This is so. और इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ BANS 184 के, क्योंकि आपको 50 मार्क्स का पेपर ये आना है. आप ढंग से कोई भी 2 ब्लॉक भी अच्छे से कर लेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू. सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ. सो द टर्म पब्लिक हेल्थ इज़ कॉइन्ड बाय फ्रॉम 2 डिफरेंट वर्ड्स. कि ये जो पब्लिक हेल्थ है ये 2 वर्ड से निकला हुआ है, 2 टर्म से ये निकला हुआ है, पब्लिक एंड हेल्थ. तो द टर्म पब्लिक हैज़ सेवरल मीनिंग्स. कि जो पब्लिक टर्म है या वर्ड है इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, कोनोटेशंस होती हैं. कोनोटेशंस मतलब डिफरेंट मीनिंग, ठीक है ना. जैसे कम्युनिटी हो गया, ठीक है ना. पब्लिक को हम कम्युनिटी बोल सकते हैं, सिविक्स बोल सकते हैं, म्यूनिसिपल बोल सकते हैं, फ्री बोल सकते हैं, ओपन, अनरिस्ट्रिक्टेड. सो द टर्म पब्लिक इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड एज समथिंग नॉट प्राइवेट. कि टर्म पब्लिक को जो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि समथिंग नॉट प्राइवेट, पब्लिकली जो होता है. इफ़ वी लुक एट द अदर टर्म, अगर हम दूसरी टर्म को समझें हेल्थ, तो हेल्थ क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टर्म्स टू डिफाइन. कि हेल्थ भी क्या है? एक बहुत डिफ़िकल्ट टर्म्स है डिफाइन करने के लिए, क्योंकि हेल्थ में क्या है? मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट होते हैं, ठीक है ना. क्योंकि हेल्थ बीइंग अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट कैन बी डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, ठीक है ना. क्योंकि कंसेप्चुअलाइज्ड है. एज अ फ्रीडम हम बोल सकते हैं फ्रॉम एनी सिकनेस और डिजीज, हार्मनीज फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम, फीलिंग ऑफ होलनेस, हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड, ठीक है ना. सारा इसके ऊपर डिपेंड है. तो यू कैन से दैट कि हेल्थ को हम ऐसे डिफाइन तो नहीं कर सकते, बट ऐसे समझ सकते हैं कि हेल्थ को कंसेप्चुअलाइज किया गया है डिस्टिंक्टिव वेस में, अलग अलग वेस में. रिसर्चेस जब की जाती हैं किसी भी आइडियाज़ के ऊपर, हेल्थ एंड इलनेस, उसके अपने अपने इम्पैक्ट होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, ठीक है. सो ऑन योर बुक आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये देखिए, वेरियस कंसेप्चुलाइजेशंस ऑफ हेल्थ. हेल्थ को हेल्थ एज समथिंग टू बी हैड, हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ डूइंग, हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ बीइंग, हेल्थ एज नॉट बीइंग इल, हेल्थ एज इनर स्ट्रेंथ, हेल्थ एज अ कैपेसिटी टू एडजस्ट एडिक्वेटली टू देयर इन्वायरमेंट, हेल्थ एज अ फंक्शनल कैपेसिटी. आफ्टर दैट आपको दिया गया है health as physical fitness, stamina, health as leading healthy lifestyle, health as psychological concept, health as reserve. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि यू हैव टू मेंशन योर आंसर इन इफेक्टिव वे. तो अगर आपको पेपर में आ जाता है पब्लिक हेल्थ, पहले तो आप ये लिखिए कि द टर्म पब्लिक हेल्थ इज कॉइन्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट वर्ड्स, पब्लिक एंड हेल्थ. आफ्टर दैट आप ये लिखिए कि द टर्म पब्लिक हैज़ सेवरल मीनिंग्स एंड कोनोटेशन सच एज कम्युनिटी, म्यूनिसिपल, फ्री, अनरिस्ट्रिक्टेड. फिर उसके बाद लिखिए द टर्म इज पब्लिक इज ऑल्सो अंडरस्टूड एज समथिंग नॉट प्राइवेट, ठीक है. आफ्टर दैट आप ये भी लिखिए इफ़ वी लुक एट द अदर टर्म हेल्थ. अगर हम हेल्थ के बाद चलते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टर्म्स टू डिफाइन, क्योंकि हेल्थ क्या है? हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है. उसके क्या होते हैं? कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. अलग अलग के लिए हेल्थ का मतलब, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब होता है हेल्थ का. तो मैंने आपको बता दी. आफ्टर दैट आप ये मेंशन कीजिए अपने आंसर में कि हेल्थ हैज़ समथिंग टू बी हैड, हेल्थ हैज़ अ स्टेट ऑफ डूइंग, हेल्थ ऑफ 3-4 भी आप लिख लेंगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है. सो नेक्स्ट है हमारा इन अवर नॉर्मल लाइफ. अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करें, आई होप क्वेश्चन इज़ विजिबल टू यू. लेट मी हैंडल माई कैमरा वेरी वेल, ठीक है. तो इन अवर आपके पास बुक्स होनी चाहिए बच्चे,
ठीक है। तो इन अवर डेली लाइफ, अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो चीज़ें। जैसे हम अपने नॉर्मल लाइफ की बात करें तो ट्राइलॉजी ऑफ कंसेप्ट पेपर में आ सकता है कि ट्राइलॉजी ऑफ कंसेप्ट के बारे में बताइए। तो ट्राइलॉजी ऑफ कंसेप्ट के बारे में 3 चीज़ें आपको बतानी है, इलनेस, डिजीज़ एंड सिकनेस, ठीक है। तो इलनेस क्या होता है वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। इलनेस होता है एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस किया जाता है, सिम्टम्स क्या हैं, पेशेंट किस प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहा है। डिजीज़ क्या है, बायोमेडिकल रिप्रेजेंटेशन, डिजीज़ में आपको बायोमेडिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, टर्म्स समझी जाती है, एटियोलॉजी समझी जाती है उसकी कि कहाँ से सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, पूरी एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे दिए जाती हैं जो कि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं। सिकनेस क्या होता है, सोशल एंड कल्चरल कंसेप्शंस, ये हमारे समाज से जुड़ी होती हैं, ऑफ कंडीशन सोसाइटी से, ठीक है। सो आपको वेन एवर ट्राइलॉजी ऑफ कंसेप्ट कमिंग, तो आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से दिखाना ही दिखाना है। फिर मैं आपको थोड़ा बहुत मेन बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, तो सुन लीजिएगा। इन अवर नॉर्मल लाइफ, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे ट्राइलॉजी कंसेप्ट हैं कौन कौन से, इलनेस, डिजीज़ एंड सिकनेस। कौन कौन से हैं, इलनेस, डिजीज़ एंड सिकनेस, ठीक है। सो इंटरचेंजेबली हम ये बोल सकते हैं, डिफरेंट अलग अलग एक्सेप्ट्स होते हैं इल हेल्थ के। द टर्म्स हैव डिफरेंट कोनोटेशंस, कोनोटेशंस मीन्स डिफरेंट मीनिंग। जैसे डिजीज़ क्या होती है, डिजीज़ इज़ डिफाइंड एज अ कंडीशन, पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है इसमें, कि डिजीज़ में पैथोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, पहले देखा जाता है कि बीमारी कौन है, डायग्नोस्ट उसको जब फिजिशियन या कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट उसको क्या करता है, बाय टेस्टिंग करवाता है कि पेशेंट को बीमारी कौन सी है। उसी तरह इलनेस को कैसे बताया जाता है, इलनेस इज डिफाइंड एज द इल हेल्थ द पर्सन आइडेंटिफाइज देमसेल्व्स, सब्जेक्टिव फिनोमेना, उसका पूरा सेल्फ रिपोर्ट लिया जाता है, मेंटल जो भी उसकी कंडीशंस होती हैं, फिजिकली उसके सिम्टम्स देखे जाते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट सिकनेस, सिकनेस की बात की जाए तो सिकनेस क्या होता है, सोशल कल्चर एंड कंसेप्शंस ऑफ द हेल्थ कंडीशन। एक यहाँ पे हमारे ये हैं, अकॉर्डिंग टू मार्शल मरिंकर, हाँ, अकॉर्डिंग टू मार्शल मरिंकर ने 1975 में क्या बताया था कि डिजीज़ एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल इलनेस पेशेंट को सब्जेक्टिव देखा जाएगा पहले, कि पहले उसको पूरा पैथोलॉजिकली देखा जाएगा, ट्राइलॉजी देखा जाएगा कि ये किस बीमारी से जूझ रहा है। आफ्टर दैट टेस्टिंग होगा, उसके बाद उसका किया जाएगा। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। हेल्थ तो हो गया हमारा, ट्राइलॉजी ऑफ डिजीज सिकनेस आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो सम ऑफ द टर्म्स दैट हैव बीन पब्लिक हेल्थ एक्टिविटी ओवर टाइम, ठीक है ना। तो हमारी ये जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो होती रहती हैं पब्लिक हेल्थ में, जैसे सोशल मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन, कम्युनिटी हेल्थ, स्टेट माइन, हाइजीन, पब्लिक मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ मेडिसिन, इन्वायरमेंटल हेल्थ, न्यू पब्लिक। तो अगर पेपर में आता है आपको कि वो टर्म्स बताइए पब्लिक हेल्थ की जो एक्टिविटी ओवर टाइम होती रहती हैं, सो यू हैव टू मेंशन दिस। लेकिन अब होता क्या है कि जब कभी भी आपको कोई भी डेफिनेशन बताना होता है तो हमें कोई ना कोई साइंटिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट के हिसाब से भी बताना पड़ता है। तो आप ये लिख देना, ये वाली डेफिनेशन आप पक्का मेंशन करें, ये वाली विंस्लो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, कि विंस्लो सर का क्या कहना था, ये आप करें। जब आप, मैंने आपको बताया ना, आपने वो लिखना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको वो लिखना है वो भी लिखिए, आप ये लिखिए। उसके बाद पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन आपको ऐसे भी देना है, अकॉर्डिंग टू विंस्लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विंस्लोस, प्रोफेसर थे एक, अकॉर्डिंग टू विंस्लोस डेफिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, उनके हिसाब से क्या कहना था। इन 1920 में इन्होंने ये बताया था, विंस्लो प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ एट येल यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे। डिफाइन उन्होंने पब्लिक हेल्थ को बताया कि पब्लिक हेल्थ इज साइंस, पब्लिक हेल्थ एक साइंस है, एंड आर्ट है प्रिवेंटिंग डिजीजेस, डिजीजेस को बचाने वाली, प्रोलॉन्गिंग लाइफ, प्रमोटिंग हेल्थ एंड इफिशियंसी थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट। इनका ये कहना था कि ये वाली मैंने बोला ऑन योर बुक पेज नंबर ये दिखा गया है यहाँ पे, ये वाला इंपॉर्टेंट है 2.3, पब्लिक हेल्थ का डेफिनेशन आप ऐसे भी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अगला है हमारा पब्लिक हेल्थ वर्सेस मेडिकल केयर। इसमें आपको एक टॉपिक करना ही करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वैक्सीनेशन। मैंने आपको अपने प्रीवियस ईयर के पेपर में भी दिखाया था कि वैक्सीनेशन के ऊपर शॉर्ट नोट बच्चों को पेपर में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग इसको कर लें। मैं थोड़ा बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि वैक्सीनेशन होता क्या है। वैक्सीनेशन होता है, सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन के बारे में लिखना है कि द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ डेफिनेशन, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है,
है द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक डिजीज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वैक्सीन क्या होती है। द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, कि एक एक्ट होता है इंट्रोड्यूस अ वैक्सीन इनटू द बॉडी, कि बॉडी के अंदर जब भी वैक्सीन जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इम्यूनिटी टू अ स्पेसिफिक डिजीज, किसी भी बीमारी को मारने के लिए उसे लड़ेगा। तो उसके बाद ये डेफिनेशन देने के बाद आपको वैक्सीनेशन का लिखना है कि वैक्सीनेशन एक अनदर मेडिकल इंटरवेंशन है। यहाँ से मार्क कर लें आप इसको आंसर को कि सॉरी मैंने जेनिफर बोल दिया। वैक्सीनेशन इज अनदर मेडिकल इंटरवेंशन है दैट अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन इन 1796 एडवर्ड जेनर, ये एडवर्ड जेनर था, मैंने जेनिफर बोल दिया बाय मिस्टेक। तो एडवर्ड जेनर क्या है, इंग्लिश कंट्री के एक डॉक्टर थे, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के बारे में इन्होंने बताया था। बेस्ड ऑन हिस एक्सपीरियंस, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से क्या किया था, बहुत सारी इनक्यूलेशंस की थी, मतलब वर्क किया था, काम किया था, रिलेटेड वर्क्स। जेनर ने क्या इंड्यूस्ड किया था, इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। उन्होंने किसके बारे में बताया था, किसकी इम्यूनिटी के अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वाया एक्सपोजर टू अ हार्मलेस रिलेटेड डिजीज काउ पॉक्स के बारे में। जेनिफर स्पेकुलेटेड दैट बाउट ऑफ काउ पॉक्स प्रोड्यूस्ड इम्यूनिटी, कि जो काउ पॉक्स है वो क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के। ही न्यू दैट, कि जो मिल्क मेट होते हैं काट स्मॉल पॉक्स को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जेनर इंसर्टेड पुस टेकन फ्रॉम शाह नीलम से इन्होंने लिया था मिल्क मेड विद काउपॉक्स इनटू अ कट मेड द आर्म ऑफ जेम्स फिप्स। इन्होंने जैम फिप्स के बारे में क्या किया था, उनकी आर्म को कट किया था। द सन ऑफ हिज गार्डनर, उनके गार्डनर के बेटे थे वो। सेवरल डेज लेटर, कुछ दिनों बाद क्या हुआ था, व्हेन जेनर एक्सपोज द बॉय टू स्मॉल पॉक्स, जब उसने देखा कि इसमें स्मॉल पॉक्स है तो ही वॉज फाउंड टू बी इम्यून, उसने उसको ठीक करने का सोचा। तो जेनर कॉल्ड हिज न्यू मेथड, जेनर ने उसको नया मेथड दे दिया था जिसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं, और ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है काउ, जिसका नाम है वैका। वैका से ये प्रोड्यूस हुआ है। तो आप लोग वैक्सीनेशन के ऊपर लिख लें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने आंसर को और इफेक्टिव बनाना है तो आपकी बुक्स में इसके बारे में बहुत ज़्यादा दिया गया है, बट 5 नंबर के लिए सफिशिएंट है, आपको 150 वर्ड्स में ही आंसर देना है तो हो जाएगा। आप इसमें ये लिख सकते हो कि 1853 में 30 ईयर्स आफ्टर, 30 साल के बाद जो जेनर्स की डेथ हुई थी, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन वाज मेड कंपल्सरी इन इंग्लैंड एंड वेल्स, कि इंग्लैंड में ये क्या कर दिया था, कंपल्सरी कर लिया था कि यूजिंग वैक्सीनेशन करना है। इट टुक मोर देन सेंचुरी टू इरेडिकेट द स्मॉल पॉक्स डिजीज, किल्ड मैनी मिलियंस ऑफ पीपल, क्योंकि उससे उसके प्रकोप से बहुत सारे लोग मर रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे वैक्सीनेशन क्या कर लिया गया था, इंपॉर्टेंट कर लिया गया था कि सबको वैक्सीनेशन लेना है। वैक्सीनेशन हैज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड बर्डन, क्योंकि जब वैक्सीनेशन होने लगा लोगों में तो इन्फेक्शियस डिजीज कम फैलने लगा, जैसे मीजल्स कम हो गए लोगों में, कफ जो हो रहा था, टेटनस, पोलियो, येलो फीवर, निमोनिकल डिजीज जो भी थी, या माइन्योलॉजिकल डिजीजेज जो लोगों को थी, क्योंकि साइंस धीरे धीरे तरक्की कर रही थी। तो आई होप वैक्सीनेशन भी क्लियर हो गया होगा। 15-20 मिनट का ही वीडियो करेंगे आज, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करेंगे। उसके बाद आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैंडेमिक और एंडेमिक। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ, पैंडेमिक और एंडेमिक में आपको शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में। ठीक बच्चे, आई होप पैंडेमिक इज़ विजिबल टू यू। पैंडेमिक क्या होता है, ये भी एक एपिडेमिक हैव डिजीज दैट हैज स्प्रेड अक्रॉस लार्ज रीजन, ये पूरे रीजन में फैल जाता है, पूरे एरिया में, फॉर इंस्टेंस मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड में होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, इन द बिगिनिंग ऑफ कोविड-19 वाज लिमिटेड टू वुहान, ठीक है ना, कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ तो वुहान तक ही वो था चाइना के अंदर। देन इट वाज एपिडेमिक, तब वो एपिडेमिक था, लेकिन जब वो मैसिव जोग्राफिकल स्प्रेड पूरे एरिया में, पूरी कंट्री में, वर्ल्ड वाइड वो फैलने लगा तो वो पैंडेमिक में हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। अगला है हमारा एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, अ डिजीज दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन रीजन और पॉपुलेशन, जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होती है किसी भी रीजन में, पॉपुलेशंस में। यूजुअली द टर्म इज यूज रेफर, ये टर्म क्या बताती है, किस तरफ रेफर करती है, टू समथिंग दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पीपल और कंट्री, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इन अफ्रीका कंट्रीज। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा। ये क्लिनिकल एयर पब्लिक हेल्थ सिस्टम एपिडेमिक ऑफ आउटब्रेक, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता ही देता हूँ कि क्लिनिकल
केयर क्या होता है? क्लिनिकल केयर होता है प्रिवेंशन ट्रीटमेंट, कि जब भी हम किसी को दे रहे हैं तो प्रिवेंशन ट्रीटमेंट दें, प्रिकॉशंस लें, सावधानियां बरतें। एंड मैनेजमेंट ऑफ इलनेस को मैनेजमेंट किया जाता है। एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है मेंटल और फिजिकल वेलबींग को थ्रू द सर्विसेज ऑफर्ड बाय मेडिकल, जो भी स्टाफ वहाँ पे होता है, प्रोफेशंस, जिसको हम हेल्थ केयर्स भी बोलते हैं। तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम हम पढ़ चुके हैं पीछे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिक हेल्थ सिस्टम में हमारे क्या हो जाते हैं? इट रेफर ऑल पब्लिक, प्राइवेट एंड वॉलेंट्री एंटिटीज़, क्योंकि जो भी अपने कंट्रीब्यूट करते हैं, अपनी डिलीवरी, अपनी इसेंशियल्स पब्लिक हेल्थ को देते हैं विद इन जुरिडिक्शन, आप बोल सकते हो, जुरिडिक्शन है ये। द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इंक्लूड्स, पब्लिक हेल्थ में हमारी पब्लिक हेल्थ एजेंसीज आ गई, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पब्लिक सेफ्टी एजेंसीज, ह्यूमन सर्विसेज एंड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशन एंड यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रिएशन एंड आर्ट्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक एंड philanthropic organization, environmental agencies and organizations. So this is also very important in examination point of view. आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। तो अगला है हमारा एपिडेमिक और आउटब्रेक। ये क्या होता है? अक्रेंस ऑफ कम्युनिटी और रीजन ऑफ केसेस, जब केसेस बढ़ते हैं किसी भी कम्युनिटी में इलनेस के, स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं या हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर होते हैं और अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट क्लियरली इज एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि देखिए एपिडेमिक का मतलब ये है कि बीमारियाँ तो होंगी, तो ये एक नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी होता है। बोथ टर्म्स यूज्ड इंटरचेंजेबली, बोथ टर्म्स को यूज़ किया जाता है। हाउएवर एपिडेमिक यूजुअली रेफर्स टू लार्जर जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन of illness and health related events, और outbreak इसको कब मिला? An outbreak is greater than anticipated increase in large number of endemic cases जो भी वहाँ पे आए थे। तो the term outbreak क्या होती है? Also can be used refer to even single case के लिए भी हम outbreak यूज़ कर सकते हैं किसी न्यू एरिया के लिए। If it is not quickly controlled, अगर इसको quickly control नहीं किया गया, outbreak can come an epidemic, ये epidemic में हो जाता है। इसीलिए an epidemic affects a large number of people within community, population or region. The sciences of public health, not that much important, but ठीक है, little bit I will be explain. द साइंसेस ऑफ पब्लिक हेल्थ में आपको पता ही है कि इस सेक्शन में आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया गया है पब्लिक हेल्थ के बारे में। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी इंटरडिसिप्लिनरी पब्लिक हेल्थ क्रूशियल इंसेप्ट है इसका। क्रूशियल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ बीइंग मल्टी फैक्टरल होते हैं, मल्टी डायमेंशनल होते हैं, जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसमें आपको नॉलेज मिलती है बोथ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज की। इसमें जो प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स होते हैं, जिसमें हमारे सब्जेक्ट आ गए जैसे बायोलॉजी तो पता ही है, जिसमें हम अपने बारे में ही पढ़ते हैं। बायोलॉजी के भी दो पार्ट्स होते हैं, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। इन बॉटनी यू हैव टू स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड इन ज़ूलॉजी यू हैव टू स्टडी अबाउट एनिमल्स। चलो हम यहाँ पे साइंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं। साइकोलॉजी हो गई, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं। कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट इसमें आगे। मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस, एजुकेशन, दिस इज कोर डिसिप्लिन विद इन पब्लिक हेल्थ। कि कोर डिसिप्लिन क्या है इसका? तो द गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ, कोर का मतलब हो गया कि इसका लक्ष्य क्या है मेन। द गोल ऑफ पब्लिक हेल्थ इज बायोलॉजिकल, कि जो पब्लिक हेल्थ का मेन लक्ष्य है, मेन गोल है बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। की सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनके फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए ये है। टू अचीव दिस ब्रॉड चैलेंजिंग गोल, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स जो भी हैं, पब्लिक हेल्थ जो भी प्रोफेशनल साइंस की, नीड टू हैव टू वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग। दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड टू एंटिसिपेट। इनको एक डिसिप्लिनरी तरीके से चलना पड़ता है। किसी भी चीज़ को जब भी समझना होता है तो आपको उसके लिए एक सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ता है, एक डिसिप्लिन में चलना पड़ता है। तो डिटेल्स इसकी पब्लिक हेल्थ की जो बताई गई हैं, डिटेल्स पहली है हमारी एपिडेमियोलॉजी, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एपिडेमियोलॉजी अच्छे से बता दिया है, तो आप वहाँ से देख लेते हैं। एपिडेमियोलॉजी तो आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमिनेंट्स, मैंने आपको बताया था साइंटिफिक जो भी हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ अवर एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में मैंने आपको ये भी बताया था कि एपिडेमियोलॉजी 3 वर्ड से निकला हुआ है, 3 ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिए, मैंने एपिडेमियोलॉजी एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट्स कमिंग टू द न्यूट्रिशन। तो जिसने साइंस पढ़ा होगा क्लास 10th का, तो न्यूट्रिशन वहाँ पे आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन क्या होता है। इट इज़ द साइंस ऑफ फूड, ठीक है, साइंस ऑफ फूड जो भी आपको
न्यूट्रिशंस देती हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सबस्टांसेस देयर इन एक्शन इंटरेक्शन एंड बैलेंस रिलेशन हेल्थ एंड डिजीज। न्यूट्रिशन साइंस ऑल्सो इंक्लूड स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि जो न्यूट्रिशन साइंस है उसमें स्टडी ऑफ बिहेवियर, सोशल फैक्टर्स रिलेटेड टू फूड चॉइसेस। तो मेन इसमें यही है कि साइंस किसकी है, फूड की है, जिसमें आपको न्यूट्रिशंस मिलते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि 25 या 30 मिनट्स का वीडियो बनाऊं। अगला है हमारा इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ पता ही है, द कोर डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक हेल्थ ड्रॉ स्ट्रांगली ऑन नेचुरल साइंसेज, जो नेचुरल साइंसेज से रिलेटेड होते हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ साइंटिस्ट मॉनिटर दैट द कंटेमिनेंट्स, इसमें जो भी है इन्वायरमेंट, सीक टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हेल्थ। हेल्थ एजुकेशन पता ही है, हेल्थ एजुकेशन क्या हो गई, सोशल साइंस में आ गई, दैट ड्रॉज फ्रॉम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल, जिसमें आपको बायोलॉजिकल के बारे में पता चलता है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड मेडिकल साइंसेज प्रमोट यहाँ पे क्या करती हैं, हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीजेस, ठीक है, किस तरह से करना है। और हेल्थ एजुकेशन एक कॉम्बिनेशन होता है लर्निंग का, सीखने का, एक्सपीरियंस करने का, हेल्प टू इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज इंप्रूव देयर बाय इंक्रीजिंग नॉलेज एंड देयर एटीट्यूड्स। बिहेवियर साइंसेस, तो बिहेवियर से ही समझ आ रहा है साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो किससे डील करती है, विद इन ह्यूमन एक्शन, जो भी ह्यूमन के एक्शंस होते हैं, बोथ इन थ्योरी प्रैक्टिस, हेल्थ एजुकेशन एंड बिहेवियल साइंसेज से क्लोजली रिलेटेड होते हैं। दैट इज हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। दिस डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट गेटिंग पीपल टू वर्क हार्मोनियसली, जो आराम से अपना काम करते हैं, टुगेदर एंड मेक एफिशिएंट रिसोर्सेज। हेल्थ सर्विसेज जो एडमिनिस्ट्रेशंस यहाँ पे स्टेप लेती हैं टू सर्विस मैनेजर्स। बायोस्टैट में क्या है, बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैट, बायोलॉजिकल मेडिकल प्रॉब्लम्स में स्टैट होता है, ग्राफ देखा जाता है कि स्टैटिकल मेथडोलॉजीज क्या है, अमंग द मोस्ट टूल्स बाय रिसर्चेस, जो भी रिसर्च की जाएगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी लार्जर एरिया में, उनको एक स्टैट के तरीके से देखा जाता है। अगला है हमारा हेल्थ इकोनॉमिक्स। इट इज़ कंसर्न विद अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे अल्टरनेटिव यूज होते हैं रिसोर्स के, एंड विद यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स सच एज ह्यूमन रिसोर्स या फाइनेंशियल रिसोर्स। तो अगला है हमारा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन की स्टडी होती है, स्पेशली विद reference to size and density, fertility, mortality, growth, age, distribution, migration and interaction of all those with economic conditions. तो public health approaches not that much important, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था 50 मार्क्स का पेपर है, तो आपने सिर्फ important टॉपिक ही यहाँ पर करने हैं। तो अगले में देख लेता हूँ, हमारा ये हो गया ख़त्म। इसमें एक ये टॉपिक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पेपर में आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, कि नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, NHM, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसमें हमारे रूरल भी आ गया और अर्बन भी आ गया। रूरल तो पता है जो हमारे विलेज लेवल पे होता है, और अर्बन जो हमारी अर्बन सोसाइटीज़ टाउन एरियाज में होता है। तो चलो ये भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। द नेशनल हेल्थ मिशन जो है, NHM जिसको हम बोलते हैं, वो क्या इनकम्पासिस करते हैं इन टू सबमिशंस, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको हम NRHM भी बोलते हैं, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जिसको हम NUHM भी बोलते हैं। तो ये याद रखिए, कई बार पेपर में पूछा जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन NRHM, सो डोंट गेट कंफ्यूज। NRHM मीन्स नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और दूसरा हो गया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो द मेन प्रोग्राम क्या है इनका, कंपोनेंट्स का इंक्लूड हेल्थ सिस्टम, इसमें सारे आते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नेशनल, चाइल्ड हो, एडोलसेंट, तो पता ही आपको जब बच्चा धीरे धीरे अपने ग्रोइंग पीरियड में आता है। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस मतलब जो स्प्रेड होती हैं एक से दूसरे की तरफ, दैट इज कम्युनिकेबल, और नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं होंगी, ठीक है। अचीवमेंट यूनिवर्सल, तो इसमें बताया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। किसका मिशन क्या है, कि जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, वॉज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लॉन्च किया था ऑन 12 अप्रैल 2005 में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, कब, 12 अप्रैल 2005, टू प्रोवाइड एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, ताकि जो लोग हैं उनको क्या मिल सके, गाँव के लोगों को भी पूरी सुविधाएं मिल सकें हेल्थ के रिलेटेड। डिस्पेंसरीज वहाँ पे खोली गई ताकि लोगों को मेडिकल केयर मिल सके। वल्नरेबल ग्रुप्स वहाँ पे बनाए गए, जो भी हमारे कैबिनेट वाइड थी, ठीक है ना। डिसीजन लिया गया था 1 मई 2013 में कि अप्रूव द लॉन्च ऑफ नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, की नेशनल जो अर्बन है उसको कब लाया गया था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 1 मई 2013 को लाया गया था इन इंडिया के अंदर, विद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बीइंग सब मिशन, दोनों को मिशन ये था कि NRHM का मेन यही था कि अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर दी जाए, किसको, रूरल पॉपुलेशन को, ठीक है। स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स बनाए गए वहाँ पे। NRHM जहाँ पे मैं यूज़ करूँ तो प्लीज़ आप समझ जाइए, NRHM मीन्स नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो इनका मेन यही था कि जो भी प्रोवाइड, इनको इक्वाइटेबल चीज़ें मिल सकें पब्लिक को,
हेल्थ क्वालिटी केयर इनको अच्छे से मिल सके। NRHM था, इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप था ये, ठीक है ना। स्टेट्स ऑल नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट में ये लाया गया। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हैव बीन गिवन स्पेशल फोकस, और स्पेशल फोकस में किसको लाया गया, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि इनकी जो थर्स्ट ऑफ मिशन था इस्टेब्लिशिंग फुल फंक्शनल कम्युनिटी, क्योंकि मैक्सिमम पेस्ट्रोलिस्ट यहीं पर रहते थे, क्योंकि जो भी गाँव के एरिया थे उनको प्रॉपर क्या दी जाए, डिटर्मिनेंट किया जाए, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन के बारे में उनको बताया जाए। तो ये था हमारा नेशनल हेल्थ मिशन। अगला आ गया हमारा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, तो जिसको हम NUHM भी बोलते हैं। इसका क्या मिशन था, नेशनल मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर 1 मई 2013। कब आया था ये, 1 मई 2013। ये पक्का मेंशन कीजिए, आपकी जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था वो 12 अप्रैल 2005 को लाया गया था, यूटिलाइज़ किया गया था इंडिया के अंदर बाय प्राइम मिनिस्टर। एंड जो अगला है हमारा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, वो कब हुआ था, 1 मई 2013। तो इसमें क्या बताया गया है, आई होप ये आपको पैराग्राफ विजिबल होगा। तो इसमें क्या बताया गया था कि NUHM क्या बताता है कि टू मीट आर केयर नीड्स ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन विद फोकस ऑन अर्बन पुअर, मतलब अर्बन सोसाइटीज़ में जो पुअर लोग रहते हैं उनको भी इन सब की सुविधाओं का लाभ मिल सके, बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पे बनाए गए, एक्सपेंसेस फॉर ट्रीटमेंट, कि दिस विल बी अचीव्ड स्ट्रेंथिंग द एग्जिस्टेंस हेल्थिंग केयर डिलीवरी सिस्टम टारगेटिंग द पीपल, जो भी थे स्लम एरिया में जो लोग रहते थे झुग्गी झोंपड़ियों में, ताकि वो भी ज़्यादा क्या हो सके, इसमें अपना भाग ले सके, मतलब उनको भी पता चल सके इन सब फैसिलिटीज़ के बारे में, कि जो भी उनके ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटाइजेशन है, स्कूल एजुकेशन है, जो भी सारी यहाँ पर क्योंकि अर्बन में भी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जिन जो पॉवर्टी में जीते हैं, ठीक है ना, डेवलपमेंट हो सके वुमेन की, चाइल्ड की। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो 25 मिनट्स का हो गया है, सो ब्लॉग भी हमारा ख़त्म हो गया है, फर्स्ट ब्लॉग। कल मैं आपको इन्वायरमेंटल हेल्थ करा दूंगा। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ में मैं आपको मेन टॉपिक करा देता हूँ आज। इन्वायरमेंटल हेल्थ में आपको क्या याद रखना है, सो इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या होता है, इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 ब्रॉड डायमेंशंस। ये 2 डायमेंशन से बना हुआ है, डायमेंशन में आप साइड भी बोल सकते हो, 2 वर्ड से, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ। इन्वायरमेंट आपको पता है इन्वायरमेंटल में क्या आ जाता है, इन्वायरमेंटल इनकम्पासेस क्या करता है कि एवरीथिंग दैट सराउंड अस, जो भी हमारे हैं। हेल्थ इज रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। हेल्थ के बारे में मैं पीछे भी डिस्कवर नहीं कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, आई एम टू सॉरी। क्योंकि एवरीथिंग दैट सराउंड अस, जो भी हमारे सराउंडिंग में है, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। और फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ आ गई हमारी। तो वी कैन नॉट ओवरलुक द ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स विदाउट अंडरटेकिंग एनवायरमेंट, ठीक है। तो डेफिनेशंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेल्थ मैंने आपको ऊपर बता दी, लेकिन अब मैं आगे आपको ये कल एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल हमारा ये भी हो जाएगा, हो सकता है हमें जब भी मुझे टाइम लगता है तो आई विल बी। अब मैंने मेन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा देने हैं BANS के, तो कल हम अच्छे से और टॉपिक कर लेंगे। लेकिन जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं बच्चे, अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा बन जाएगा। आप खुद से थोड़ा इन टॉपिक्स के ऊपर करें तो डेफिनेटली योर रिजल्ट comes out to be very good. Thank you very much and to subscribe my channel.